नमस्कार, मैं मिथिलेश नौटियाल राज्य समीक्षा के लिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अब बहुत ही कम वक्त रह गया है। मतदान का वक्त आने वाला है। इस विधानसभा चुनाव में जो सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर है वो है आम आदमी पार्टी। हर कोई ये जानना चाहता है, हर कोई ये देखना चाहता है कि उसके विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का रोल क्या रहने वाला है। और इसी सिलसिले में राज्य समीक्षा की यात्रा आज यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में है। आज हम चिन्यालीसौड़ में हैं। यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र से जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं मनोज कोहली, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में हैं हमारे साथ सुमन बडोनी जी मौजूद हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे सवाल करेंगे और सबसे पहला यही सवाल कि इस क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें अब तक जिससे आम जनता लगातार रूबरू हो रही है, जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही हम ये भी पूछेंगे कि आखिर मनोज कोहली का राजनीति में उतरने का ध्येय क्या है, और इसके अलावा कई सवाल होंगे। मनोज कोहली जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले। और सबसे पहले तो आपसे यही सवाल पूछेंगे, आप पहले बीजेपी में थे, जो यहाँ पे हम घूमे हैं, तो कुछ लोगों से हमें सूचनाएं मिली कि आप जो बीजेपी से आम आदमी पार्टी में गए वो सिर्फ इसलिए गए हैं कि आपने कुछ पैसे खाए हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जनता ये भी कह रही है कि बीजेपी ने मनोज कोहली को इसलिए रिप्रेजेंट किया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वो कांग्रेस के वोट काट सकें। ऐसा सही है क्या? देखिए, ये सरासर गलत है और इसको मैं इस तरीके से बताना चाहूँगा। जब मेरा नामांकन हुआ था उससे कुछ दिन पूर्व मैंने वीडियो डाली थी और पार्टी में मैंने जो भी काम किया है बहुत ईमानदारी के साथ किया है। बल्कि मैं ये कहूँगा जितनी मेरी जिम्मेदारी थी, मैं एक महामंत्री था, उससे ज़्यादा मैंने काम किया है पूरी ईमानदारी के साथ। लेकिन जब मैंने देखा महामंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, चुनाव में हम मंडल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरे कार्यकाल में मेरा कैंडिडेट हारे। तो मुझे ये लगा, मैंने हर वो प्रयास किया जिससे जनता के बीच में हमारी स्वीकार्यता हो। मैंने बैकअप से काम करने की कोशिश की, वो काम जो होने चाहिए थे। चाहे आपका यहाँ पर महाविद्यालय है, 2018 में जो है माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह राव, पहले मुख्यमंत्री इस कार्यकाल के, उन्होंने घोषणा करी थी कि ये पीजी की कक्षाएं संचालित हो जाएगी। 20 में आपने देखा कोविड आया, ऐसी महामारी जिसका किसी के पास कोई सिलेबस नहीं था। तो उस टाइम पे लोग घरों में कैद हो गए। अब 18, 19, 20, अब 21 चल रहा है, 22 भी लग चुका है। इन 4 सालों के वो बच्चे जिन्होंने यहाँ पे पीजी की कक्षाएं उन शिक्षा ग्रहण करनी थी, वो घरों में कैद हो गए, उनके बाहर जा नहीं पाए। तो एक वो दर्द था और मैंने और जगह से प्रयास करा लेकिन वो नहीं हो पाया। मैंने यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं यहाँ तक संगठन महामंत्री जी से, अजय जी से मिल के आया कि हमारे यहाँ कार्यक्रम लगाओ। जनता के बीच में विधायक जी की स्वीकार्यता नहीं है, बहुत नाराज़ हैं। तो वही हम पूछ रहे हैं ना कि ऐसा हुआ क्या था कि मैं आप वही अचानक। बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने ये कहा कार्यक्रम लग जाएगा, बड़ा लीडर आ जाएगा। तो आपने देखा होगा सीएम सर आते हैं तो बहुत तकड़ा प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारी अव्यवस्थाएं सुधर जाती है। और उन्होंने कुछ घोषणाएं कर दी या कुछ काम कर दे, 1-2 काम तो हो तो गया था। मुझे चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, ये भी नहीं हो पाया। और कई सारे काम थे। मैंने नामांकन करवाने से पहले एक वीडियो रिलीज़ करी थी। मैंने कहा था प्रीतम पंवार जी जो है भाजपा में आए हैं, उनके कार्यकर्ताओं को पार्टी में लीजिए, उनको सम्मानजनक ढंग से उनको पार्टी में ज्वाइन करवाइए। बड़ा लीडर तुरंत आ जाए, कोई बात नहीं, काम नहीं हो पाए लेकिन आप भरोसा दिलाए जनता के बीच में, जो काम नहीं हो पाए हम इसको तुरंत करवाएंगे। ये नामांकन से पूर्व मैंने वीडियो डाल रखी है। यहाँ पे जो भी काम थे, हम लोगों का 2010 में आपदा आई थी, पूरा गांव ध्वस्त हो गया था। निरंतर उसके लिए हमें जूझना पड़ा। 2017 में मैं मंदिर में कैद हुआ था, क्योंकि एक तो आपदा की मार थी, नीचे से ऑल वेदर रोड की कटिंग से वो जो बचा हुआ पोर्शन था वो भी खिसकने वाला था। तो हमने कहा यार, हमें मुआवजा भी नहीं मिला, हम राष्ट्र विरोधी भी नहीं है, हम ये जानते हैं सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से ये रोड बहुत महत्वपूर्ण है, ऑल वेदर रोड। तो हमने कहा कोई बात नहीं, बाहर ले जा लीजिए, हमें नहीं है मुआवजे की आवश्यकता, लेकिन इस पोर्शन को मत छोड़िए, छेड़िए। तो कैद हुए मेरे ये साथी लोग, सब लोग थे, हम लोग वहाँ पे कैद हुए। उसके बाद वो चीज़ें प्रोसेस में आई, फिर दोबारा सर्वे हुआ वहाँ पे। फिर इसी तरीके से क्या हुआ, अभी जो है 19 में हम लोगों के यहाँ है एक रावत जी, उन्होंने
आयोग में एक याचिका दाखिल की थी कि हमारे गांव का मुआवजा मिले उससे, तो एक उम्मीद जगी। हम गांव में थे, बहुत सारे तो ऐसे थे कि हो ही नहीं सकता यार। मैंने कहा नहीं, अगर हमें कोई चीज़ें दिख रही है तो हम ये काम करेंगे। हम अपने खर्चे पे लगातार, हमारी 4-5 लोगों का ये शिष्टमंडल था, वहाँ 2 बार हियरिंग में गए और फिर उसके बाद निरंतर सरकार के बीच में बने रहे, तब जाके उसकी किस्त, एक किस्त रिलीज हुई जून में, मई जून में। दूसरी किस्त अभी तक विधायक जी का उसमें कोई रोल नहीं था। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम इस तरह से काम नहीं करते तो अभी एक मनमोहन नेगी जी है, कल हम कौड़ा में थे, उनकी 2013 की आपदा में उसका मकान पूरा ध्वस्त हो गया। वहाँ पे सर्वे जांच टीम आई थी, राजस्व उप निरीक्षक वगैरह, उन्होंने सारी फाइल तैयार की। आज वो कागज़ उसके मिल नहीं रहे, वो परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। जबकि सर्वे टीम दोबारा आज जब उनको आदेश हुए हैं वो सर्वे कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम परेशानी, अगर हम लोग उस टाइम पे नहीं लगते तो आज हमारी भी यही कंडीशन होनी थी कि हमें अपने फाइल कागज़ पत्र ढूंढने पड़ते, जाना पड़ता। अब वो रनिंग में आते, आगे पता नहीं कब होता। कुछ पता नहीं। दोनों सरकारें हमने देखी, कांग्रेस की भी और बीजेपी की। तो हमने जो काम किया यहाँ पे अपनी क्षमता पे और उस दर्द को समझते हुए पूरी गंभीरता के साथ चीज़ों को हम देख रहे हैं क्षेत्रों में कि अभी आपदा के टाइम में आपने देखा होगा जगह जगह भूस्खलन हुआ, लोगों के पुश्ते चौक वगैरह, ये सब ये गांव में आज एज इट इज़ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपदा के पैसे काम नहीं किया होगा लोगों ने, लेकिन चाहिए तो किया, पता नहीं कौन सा काम दिखा रखा। लेकिन हम देख रहे हैं, एक वीडियो कल की है यहीं की फेडी की, वो माता रो रही थी कि 5-6 साल हो गए। तो इन 5-6 सालों में आपको नहीं लगता कि आपदाई काम तो हुए होंगे जो आप, लेकिन उनका वो पुश्ता अब तक। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको लेकर एक अंदर ही अंदर हम जूझ रहे थे यार कि ऐसा कैसे होगा। विधायक जी आ जाएंगे तो काम किससे करवाएंगे। दूसरा जनप्रतिनिधि जो है, जो विधायक बनने की सोच रहा है, उसके पास बहुत बड़ा पद है, लेकिन पता नहीं क्यों छोटी चीज़ों में सिमट रहे हैं ताकत के लिए, ये भी नहीं हो रहा था। अब तीसरे कैंडिडेट जो निर्दलीय हैं वो अपना टिकट नहीं बचा पाए, लेकिन उनके पास भी एक विकल्प था। आज अगर वो आम आदमी पार्टी के सदस्य होते तो मुझे लगता वो बहुत मजबूती से होते, वो उनको कोई हरा नहीं पाता। तो वो अपने अपने लिए डिसीजन तो आदमी को खुद लेना होगा ना। अब जहाँ तक रही विधायक जी की बात, अब पैसे का देखो, मेरी यमुनोत्री विधानसभा हो या मेरा दोस्त हो या अन्य विधानसभा, जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे चरित्र को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं अपने काम को छोड़कर, समाज सेवा का एक अंदर से भाव था जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी नहीं था। कब से जुड़े हैं आप तब भी समाज सेवा से? मैं ये मान के, ये चीज़ें मैंने अपने पिताजी से सीखी। हम जब टेंट का काम करते थे तो लोगों के बीच में बहुत सम्मानजनक ढंग से जाते थे और ऐसा काम करते थे कि जैसे अपने घर में काम। तो वो प्यार प्रेम मिला। उसके बाद ये मैं ये समझूंगा ये ईश्वरीय कृपा है। मैं इसके लिए अपने आप को वो नहीं मानता हूँ। ये चीज़ें निभाने का हम लोग प्रयास करते हैं। मेरा एक साथी है, ये सुमन बडोनी, ये प्योर सामाजिक कार्यकर्ता है। बडोनी जी के पास हम जरूर जाएंगे। बडोनी जी, मैं इसमें एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जहाँ तक विधायक जी की बात है, तो हम लोगों ने नाराज़गी भी जताई, काम हुए नहीं। विधायक जी के गांव में भी गए थे। यमुनोत्री का पड़ाव वहीं से पैदल मार्ग स्टार्ट होता है। गांव की कंडीशन आप देखेंगे बहुत बेकार है। वहाँ पे उनके रास्ते नहीं हैं, गंदगी हमने देखी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको लेके मन में सवाल थे कि काम कैसे होंगे। इसलिए हम लोगों ने हिम्मत जुटाई और ये मेरे खुद के फैसले हैं कि मुझे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अभी मैंने हिम्मत जुटाई है, मैंने अपने आप को विकल्प के तौर पे जनता के बीच में रखा है, क्योंकि जनता भी इस समय वैसे जूझ रही थी कि चुने किसको। दारू मुर्गा ये सब चल रहा है क्षेत्र में, पैसे भी बढ़ चुके हैं बहुत जगह। अभी तो ये सूचना मिल रही, मैं बड़कोट की तरफ थी तो शाम को लाइट कट जाती है कि 1-2 घंटे के लिए, उस टाइम पर शायद कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। ये हाल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी यमुनोत्री विधानसभा की जनता से अपील करता हूँ अपने लिए कि अपना आशीर्वाद दें। हम कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं जो अभी तक इस 20 सालों में नहीं हो पाया, और आगे जो 20 सालों में अन्य जनप्रतिनिधि करेगा वो हम इन 5 सालों में करके दिखाएंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपका ये पैसे वाला जवाब इसमें ही है। यहाँ पे बहुत सारी परेशानियों को लेकर जो काम डिले हो रहे थे, केवल कोरी राजनीति हो रही, जनता के बीच में अभी प्रतिनिधि दिखाई देगा, 5 सालों तक जाता नहीं। तो हमने ये सोचा है, वैसे हमें ये सब ईश्वरीय कृपा है और हमें भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और जनता हमें जिताएगी भी। इन केस हम इस चुनाव में अगर पिछड़ जाते हैं, किसी का 1% चांस है, और वो होगा गलत पॉलिटिक्स की वजह से। लोग अगर भ्रमित हो जाते हैं या कोई ऐसा कह रहे हैं कि हम तक नहीं पहुंच पाया, मैं तो ऐसा आदमी, मुझे जहां बोलेंगे हम पहुंचाएंगे। हमने ये भी सोच रखा है। एक्चुअली सवाल यही था मेरा। हम वही बता रहा हूँ कि अगर आप पिछड़े, हम उसी बात पे आ रहा हूँ। देखो,
हम इस कॉन्सेप्ट के साथ लगे, हम विधायक नहीं, हम विधान सेवक बनेंगे। और इस यमुनोत्री विधानसभा को एक नहीं 3 विधान सेवक दे रहे हैं। सुमन बडोनी जी मेरे विधायक प्रतिनिधि के रूप में जैसा विधायक होता है, और आज भी जब ये काम करते हैं तो इनके पास आने में कोई संकोच नहीं करता है। तो जो इनके पास समस्याएं आएंगी वो तुरंत उसका निवारण होगा। चाहे हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जो कार्यक्रम होंगे, अगर मैं नहीं आ पाया तो ये वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और मैं केवल अपने विजन के साथ, अपने क्षेत्र की परेशानी के साथ, सरकार के साथ, शासन में उन कामों के लिए निरंतर प्रयासरत रहूँगा। हमारे बड़कोट से हमारे साथ जो हमारे संगठन मंत्री है लाइवर सिंह रावत जी, वो वहाँ के विधायक प्रतिनिधि रहेंगे। वहाँ की छोटी बड़ी समस्याएं, साधारण आदमी हैं लेकिन असाधारण कार्य करने की क्षमता रखते हैं। उनके पास जो सहजता से आदमी, बड़ा भी छोटा आदमी आ सकता है। इस तरह से हमारी प्लानिंग है। हम लोग बहुत मतलब ये जो जनता जो एक अपेक्षा करती है एक लीडर से, वो हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और अब बात आती है उस पर, यदि हम 1% अगर हम पिछड़ गए तो हम कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप आपके चैनल के सामने बोलें। और जो हमारा समाज सेवा का कार्य है वो हम इसी प्रकार करते रहेंगे जैसे करते रहेंगे। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि अगर आपके अंदर समाज सेवा का भाव है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप चुनाव, लेकिन इस समय जो कंडीशन थी, जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, जिस तरह से ये पॉलिटिकल पोल्यूशन फैल रहा था, इसलिए हमने हिम्मत जुटाई है। इस समय मेरा नहीं, जनता का चुनाव है। हमने ये भी देखना है कि जनता किस तरह से अपने लिए चीज़ें चाहती है। क्षेत्र में रोजगार नहीं है साहब, जगह जगह रास्तों की बदहाली। 20 साल हो गए इस प्रदेश को। जब हम गाँव में जा रहे हैं ना तो रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है, बहुत ख़राब रास्ते हैं। और मैं बोल रहा हूँ ये प्रतिनिधि कैसे हिम्मत जुटा रहे हैं अपने आप को रिपीट करने, कैसे उन गाँव में ये भगा क्यों नहीं रहे गाँव वाले। तो मैं कहता हूँ मेरी अगर ये स्थिति होती और मैं अगर प्रतिनिधि रहा होता तो ये काम नहीं होते, तो मैं कभी नहीं चाहता साहब। मेरा दरअसल सवाल यही है, जो अभी तमाम न्यूज़ चैनल्स हैं, जितने भी सर्वे हुए हैं, जो ग्राउंड सर्वे हुए हैं, वो सर्वे कहते हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार, जबकि पहली बार कॉन्टेस्ट कर रही है आम आदमी पार्टी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में, इस बार 6 से 7 सीट, 6 से 8 सीट, 4 से 8 सीट अगर आपने भी देखे होंगे। तो वही मैं कह रहा हूं कि इससे क्या जोड़ने और तोड़ने का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा आम आदमी पार्टी में। आपका अंदरूनी जो सर्वे होगा पार्टी का, वो क्या कह रहा है इस बार। देखिए, मुझे जो लगता है पूरी प्रदेश की जनता त्रस्त है बीजेपी को, कांग्रेस से। और आप भी जानते हैं बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है। आपको मैं 2-3 लीडर जो सीनियर लीडर हैं उनके माध्यम से बताना चाहूँगा। आपके कांग्रेस के जो कभी कांग्रेस के थे अब फिर से कांग्रेस के हो गए, आपके हरक सिंह रावत, ये यशपाल आर्य जी, इन दो की मैं पहले बात करता हूँ। ये पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, फिर भाजपा में आए और अब फिर से कांग्रेस में चले गए। अब इनकी कार्यशैली देखिए। आप तो जुड़े रहेंगे ना आम आदमी पार्टी से। बिल्कुल बिल्कुल मैं जुड़ा रहा हूँ। मैं काम ये इसकी जो इमेज है पार्टी की, काम के लिए, आप भी जानते हैं दिल्ली में रिपीट होना इतना आसान नहीं होता है। दिल्ली में रिपीट हुए और पूरे वोट किस तरह से यदि मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, पब्लिक ने स्वीकारा है। तो आप देखिए, आपने देखा होगा बीच में एक मेडिकल कॉलेज को लेकर हरक सिंह रावत जी कैबिनेट की बैठक से उठे थे। बिल्कुल। आप इस बात को मानेंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर को ये पता नहीं कि फाइल कहाँ दौड़ रही है, ये चीज़ें हो सकती कि नहीं हो सकती है। अगर कैबिनेट मिनिस्टर किसी को बोलेगा सचिव को, भाई वो फाइल कहाँ है वो ज़रा प्रस्तुत करो, तो दौड़ा दौड़ा आएगा ना सचिव, ये सिंपल सी। तो ये इस तरह की नौटंकी क्यों है चीज़ों को अपनी वो प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए ना, कि मुझे अब अपने बेटे के लिए या कुछ करना है। इस तरह से आपने देखा चीज़ें प्रभावित हो गई, विकास कार्य प्रभावित होते ना इस तरह के। लेकिन अब मैं एक साधारण कार्य, मैंने एक खच्चर पॉलिसी को लेकर एक काम किया था, मैंने खुद उसकी मॉनिटरिंग करी, वो फाइल कहाँ पे है, 3 रिमाइंडर भेजे, मुख्यमंत्री कार्यालय में 3 बार गया, वो निदेशालय में वो फाइल अटकी हुई रही, जबकि वो सब समझ रहे थे कि ये वोट और नोट वाली पॉलिसी है। तब मेरे को एक कारण ये भी रहा, बड़ी तकलीफ हुई यार, प्योर चीज़ों के लिए आप सीरियस नहीं है। जबकि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था, मैंने सर आप अगर ये पॉलिसी आती है तो मैं अपने यहाँ कार्यक्रम लगाऊंगा, वो 400 खच्चर वाले आपकी और मोदी जी की पिक्चर से प्रिंट टी-शर्ट मैं खुद खरीदूंगा और वो आपकी रैली की अगुवाई करेंगे। आप सोचिए कितना शानदार होता हो, कितना अच्छा मैसेज जाता। नहीं हुआ। तो अब हम बात करते हैं हरक सिंह रावत जी की। आज वो कांग्रेस में, देख लिया ना आपने चीज़ें। दूसरी तरफ यशपाल आर्य जी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, बीजेपी में आए, किस लिए आए, अपने फ़ायदे के लिए। बीजेपी में आए, काम नहीं कर पाए। उनके पास महत्वपूर्ण विभाग था समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग की बहुत सारी योजनाएं चलती है। अब मैं बात करूं, हमारे गांव जो है, गांव में सभी वर्गों के, सभी जातियों के लोग सामूहिक रूप से रहते हैं।
स्पेशल कंपोनेंट प्लांट का पैसा आता है। अब सपोज एक छोर पे अनुसूचित जाति के परिवार कहीं रहते हैं, लेकिन रास्ता तो सभी जातियों के बीच से होते हुए है। अब हमने वहाँ पे रास्ते बनाने, कुछ बनाने, तो वो रास्ता सामान्य जाति के और सभी होते हुए तो पूरे गांव का डेवलपमेंट हो गया ना। आप बताइए, एक बार भी अगर आए हैं यशपाल आर्य जी उत्तरकाशी जनपद में? नहीं आए ना। कैसे प्रदेश की जनता उनको मान रहे हैं कि ये सीनियर लीडर है? उनको मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी कि गांव में क्या स्थिति है, समाज कल्याण विभाग की कितनी योजनाएं हैं, पैसा पर्याप्त मात्रा में स्पेशल कंपोनेंट प्लांट का पैसा किस तरह से खर्च हो रहा है, कहाँ पे आवश्यकता है, ये चीज़ें किसने सोचनी थी। अब आते सतपाल महाराज जी पे, सिंचाई मंत्री थे। हमारे यहाँ उत्तरकाशी में गंगोत्री में अठाली चामकोट में एक पेज ये नलकूप की एक योजना थी सिंचाई की, 6 बार टेंडर हुए साहब उस पर लास्ट टाइम पे। और किसने करना था? विकास कार्य पिछड़ गया ना। एक बार भी वो आए, यहाँ के जो ऑपरेटर्स हैं, पंप ऑपरेटर्स, उन्हें 3 या 4 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है, 5 हज़ार। अब 15 दिन के लिए उन्हें रखा जाता है। कई सालों से वो कह रहे हैं कि हमें अच्छा वेतन दो, हमें ईपीएफ दो। मैंने देखा अभी लास्ट टाइम वो मुख्यमंत्री कार्यालय में अपना लेटर लेके जगह जगह दे रहे थे, कोई उनकी सुन नहीं रहा था। 100 से अधिक है। बीच में डॉक्टर धन सिंह रावत जी आए थे, जिला योजना की बैठक थी, वहाँ पे भी मैंने कहा था, एक लेटर भी दिया था, विधायक जी भी थे। मैंने कहा यार इनका सोचिए, इनके बारे में अपना जो परिव्यय वगैरह होता है उसको बढ़वाइए और इनको नियमित करो, या उन्हें अच्छा सम्मानजनक वेतन तो दो कम से कम। तो ये है, एक बार भी अगर आए हैं। हमारे यहाँ खुद की एक योजना है, लिफ्ट स्कीम वगैरह है, बदहाल स्थिति में चल रही होती है, हमें इन चीज़ों के लिए जूझना पड़ता है। इस वजह से मेरी नाराज़गी। आप देखें लास्ट टाइम उन्होंने क्या निकाला था, 50 लाख तक के कार्यों के लिए कोई अनुभव नहीं चाहिए होगा अपने अपने चहितों के लिए। ये क्या है भाई? अच्छा, मुझे अब मेरे पहले वाले सवाल का जवाब मिल गया। हम जो है अब सुमन बडोनी जी के पास चलते हैं। बडोनी जी, आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप कैसे जुड़े आम आदमी पार्टी से? सर्वप्रथम मैं राज्य समीक्षा की टीम का इस यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र की जो गंगा घाटी है, आप यहाँ पे आए हैं, आपका स्वागत करता हूँ और आपके माध्यम से यमुनोत्री की महान जनता को प्रणाम करता हूँ। सर, मैं कोई आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ और ना ही मैं कभी किसी भी पार्टी का हिस्सा बनूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या तमाम अन्य कोई पार्टी है, इसका हिस्सा ना कभी था और ना ही आगे कभी रहूँगा। आप जुड़े हुए तो हैं। मैं आपसे एक बड़ी बात कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जीवन में मैं कभी भी किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनूँगा। ये बहुत बड़ा बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। और कई लोग ऐसे हैं जो इस बात को सेव भी कर लेंगे, अपने मोबाइल पे कैद कर लेंगे कि ऐसा आपने कहा था, और मैं इस बात को दिल और दिमाग से कह रहा हूँ। मैं आम आदमी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ हूँ जिस व्यक्ति ने आम आदमी की सेवा करने का जो भार है वो अपने कंधों पे लिया हुआ है। और आम आदमी पार्टी ने यदि किसी आम आदमी को टिकट दिया है जनता की सेवा करने का और साथ ही यहाँ की जो क्षेत्र की समस्याएं उनको सॉल्व करने का, तो मुझे आम आदमी पार्टी के व्यक्ति के साथ सपोर्ट करने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। यदि मैं आज दीपक बिजनौर जी, जो हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, उनके साथ होता तो आप मुझे इंडियन नेशनल कांग्रेस में गिनते। यदि मैं केदार सिंह रावत जी की भाजपा में होता, उनके लिए सपोर्ट कर रहा होता, तो आज आप मुझे भाजपा में गिनते। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि हम भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का हिस्सा मैं किसी का बनूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति का हिस्सा हूं जो दूसरों के, सभी के, सर्व समाज का सुख दुख का साथी है। और मुझे गर्व है कि मैं मनोज कोहली जी के साथ इस मुहिम में जुड़ा हुआ कि जो उन्होंने यहाँ पे भी आपसे बात की है कि यहाँ जो क्षेत्र की समस्याएं हैं इनको लेकर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन किया था कि भारतीय जनता पार्टी से या माननीय विधायक जी से पैसे लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, मैं, आप जानते होंगे कि मैं इस बात को कह रहा हूँ आज कि भारतीय जनता पार्टी मनोज कोहली जी को पैसे देना ना उनके बस का है, ना ही किसी के बस का है, क्योंकि इन्होंने स्वयं भारतीय जनता पार्टी को पैसे दिए हैं। इन्होंने स्वयं पार्टी में, संगठन में रह करके फ्री ऑफ कॉस्ट काम किए हैं। जो व्यक्ति भगवान राम, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे भवन का निर्माण हुआ है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, हमारे भवन का नहीं, हमारी भावनाओं का निर्माण था, वो वहाँ 1 लाख रुपए की राशि दे सकते हैं, तो इन्होंने दिए 1 लाख रुपए। और मेरा भी सौभाग्य हुआ, एक किसान पुत्र होने के नाते मेरे पिता और हम भी भगवान राम के परम भक्तों में से हैं और हमारे आराध्य भगवान, हमने भी 51,000 रुपये दिए थे। मैं इस चैनल के माध्यम से अगर दान का बखान करूंगा तो ये मेरे लिए बहुत ख़राब बात है, लेकिन मैं तब इस बात को बता रहा हूँ कि जब बात ऐसे आई कि तुम लोगों ने पैसे खाए हैं,
पैसा देना किसी भी व्यक्ति का बस का किसी को नहीं होता है, वो भी चुनाव लड़ने के लिए। यदि हम आज चुनाव लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का वोट हमें पड़ेगा। इस चीज़ को आप 10 मार्च को आप देख लेना। तो माननीय विधायक जी क्यों हमें पैसे देंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि हमारा आज ये जमनोत्री विधानसभा क्षेत्र की इतनी बदहाल स्थिति हो गई है कि यहाँ पे चुनाव शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी इन पे नहीं हो रहा है। यहाँ चुनाव जो हो रहा है सहानुभूति पे, हार गए थे फिर कैसे जितवाना है, किस व्यक्ति ने किसको कितना दारू और मुर्गा टाइट ढंग से दिया हुआ है, किस व्यक्ति ने ठेकेदारों को यहाँ पे अब और पैदा करना है, जो ठेकेदार ख़त्म हो गए थे उनको फिर से उभारना है, इस बात पे चुनाव हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि यदि हम चैलेंज से बोल रहे हैं, हम चाहते हैं कि आइए बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और युवाओं के रोज़गार के लिए बात कीजिए, उस मुद्दे पे चुनाव लड़ो तो बात होगी। मैं जनता से भी एक बात के लिए बहुत नाराज़ हूँ कि जनता भी आज देख रही है कि हम लोगों को केवल वही व्यक्ति चाहिए जो हमें शराब, मुर्गा या इस प्रकार के ठेकेदारी के लाइसेंस हमारे तैयार करें, बाद में उसको हम वोट दें। अपने बच्चों का भविष्य कोई नहीं देख रहा है। मैं दावे से बोलता हूं कि इस क्षेत्र में अगर हम लोगों ने आंदोलन किया है पानी के लिए, तो आज 44 की महान जनता को पता है कि हमने उस चीज़ के लिए आंदोलन किया था। और जनता जानती है कि आज श्रेय लेने के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं। हम श्रेष्ठ करने की राजनीति पे, श्रेष्ठ करने की सेवा पे विश्वास रखते थे, रखते हैं और आगे भी रखते रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मैं जीवन में कभी भी किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनूंगा। कई लोग सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी कांग्रेस के सपोर्टर हैं, ऐसा नहीं है। हमारे माननीय जगबीर भंडारी जी को अगर आज टिकट मिला होता तो मैं आज उनके साथ होता। अच्छे व्यक्ति के साथ जाने में मुझे कोई परहेज नहीं है। आप इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि माननीय विधायक जी की आज क्या स्थिति है जमनोत्री विधानसभा क्षेत्र में। उन्होंने काम नहीं किया है। उनके मंडल महामंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के पहले हुआ करते थे, मनोज कोहली जी, यदि वो चुनाव लड़ रहे तो लोकतंत्र का पर्व है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने का अधिकार जरूर है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप इस बार आम आदमी पार्टी से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों मुझे लगता है कि अच्छे खासे मित्र भी होंगे। मैं इस बार एक काम करता हूं, आप इस क्षेत्र की 3 बड़ी समस्याएं बताइए और आप उन समस्याओं का निदान कैसे करेंगे ये ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा 3 बड़ी समस्याएं इस क्षेत्र। सर, हमारे क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या आज है वो है सबसे पहली शिक्षा को लेकर के। चाहे वो धारकोट की बिजोटी जो हमारा विद्यालय, नवोदय के विद्यालय, वहाँ से लेकर के, और चाहे हमारे दचली गमरी के क्षेत्रों में जो आज विद्यालयों की स्थिति है, पहली समस्या शिक्षा की है। दूसरी सर हमारी जो स्वास्थ्य की है, स्वास्थ्य का जो मामला हो, चाहे बड़कोट का हो वहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है, और चाहे चिन्याली सौड़ का हो, वहाँ पे भी ऐसी स्थिति है कि रेफर सेंटर बना हुआ है। बड़कोट का स्वास्थ्य केंद्र भी और चिन्याली सौड़ तो जाना ही जाता है, रेफर सेंटर के लिए जाना जाता है। और तीसरी जो हमारी समस्या है वो है यहाँ पे जो इस क्षेत्र में नगर पालिका परिषद चिन्याली सौड़ में खासकर मैं कहूँगा, एक समस्या तो भगवान की कृपा से और नगर पालिका परिषद चिन्याली सौड़ की महान जनता को लेकर के हमने हल करने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक हल हुई, वो पानी की। लेकिन पानी की समस्या को हम इस समय थोड़ा पीछे ले जाएंगे क्योंकि पानी पर्याप्त मात्रा में आ चुका है। लेकिन तीसरी हमारी समस्या है वो है गायों के लेकर के, आवारा पशुओं को लेकर के, जिसकी समस्या का समाधान किसी के पास अभी तक नहीं है। 5 साल तक माननीय विधायक जी के पास चिन्याली सौड़ की जनता गायों की समस्या को लेकर के गई। मैं इस क्षेत्र का एक सभासद प्रतिनिधि हूँ, समाज सेवक होने के साथ साथ एक सभासद प्रतिनिधि हूँ। आप बड़ेती में जाइए, बड़ेती के लोगों ने कभी भी आटा बाजार से नहीं लिया है। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप एक सर्वे कर लेना। और इसी चिन्याली चुपड़े श्यामपुर की जनता ने कभी भी जीवन में आटा बाहर से नहीं लिया था। लेकिन पिछले 5 सालों में आज चिन्याली गाँव के लोगों के पास तारबाड़ की सुविधा नहीं करा पाए। मेरे पास वो अधिकार नहीं था, नहीं तो मैं इस समस्या का समाधान कर देता। क्योंकि किसी भी सभासद को, किसी भी पार्षद को केवल अपने वार्ड में ही कार्य करने का अधिकार होता है, दूसरे के वार्ड में कार्य करने का अधिकार नहीं होता है। आज चिन्याली सौड़ में चिन्याली गांव के लोग बाजार का आटा लाते, बाजार का गेहूं लाते हैं, तब जाके अपनी रोटी ले जाते, रोटी 2 वक्त खाते हैं। नहीं तो चिन्याली गांव वालों के पास इतना गेहूं होता था, फसल बर्बाद हो चुकी है लोगों के पास। आज गाय का मुद्दा, आज कई लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास इस मुद्दे को लाओ। क्या माननीय विधायक जी को 5 साल तक इस मुद्दे पे बात नहीं करनी चाहिए थी? आज दूसरे जिला पंचायत अध्यक्ष जी बोलते हैं कि मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। क्यों आप NOC ले जाते नगर पालिका से और लगवा देते वहाँ पैराफिट और वहाँ पे तारबाड़ लगवा देते चिन्याली गाँव में? हम जब विधायक बनेंगे तब हम लगाएंगे। ये गलत बात है। 3 मुद्दे हमारे, 3 समस्याएं यहाँ की हैं। अब मैं जवाब, देखो मेरा मानना ये है
यदि कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी ज़रूर होता है और आसपास ही होता है, बस उसमें फोकस करने की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान में जो देखी जा रही है यहाँ पे, गायों की समस्या है। लोगों ने अपनी काश्तकारी छोड़ दी है और ये लगभग पूरे प्रदेश की है, जगह जगह पे, गाँव में भी। सिंपल सा समाधान है, यदि हम लोग यहाँ पर कांजी हाउस बनाते हैं तो बाहर से चारा लाना पड़ता है, कांजी हाउस तैयार करना पड़ेगा, वहाँ पे आदमी रखना पड़ेगा और लाखों करोड़ों रुपए का वो प्रोजेक्ट होगा। हम सरकार का हिस्सा बनकर सरकार के साथ हम ये वहाँ पर बात रखेंगे कि प्रदेश के जो सेंट्रल एरियाज़ हैं, चाहे देहरादून या कुमाऊं की तरफ हल्द्वानी हो गया, किसी बहुत बड़े यार्ड को हम सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पे अगर हमें सस्ते दरों पे चीज़ें करनी है तो चाहे टीन शेडी या टेंट के वो छप्पर वगैरह बनवा के और सारी जगह से गायों को कलेक्ट करके ट्रकों के माध्यम से सम्मानजनक ढंग से पुलिस प्रोटेक्शन में एक यात्रा निकाली जाएगी और उनको वहाँ पर रखा जाएगा। वहाँ पर उनका पर्याप्त चारे की व्यवस्था, उनके गोबर का यूटिलाइजेशन होगा, वहाँ पे मैन पावर रखी जाएगी और होगा क्या कि जो उनके चारे के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होना था, उसमें जो खर्चा होना था वो बच जाएगा और हम बहुत कम खर्चे में इस समस्या का समाधान क्षेत्र में नहीं रहेगी चीज़ें। तो आप समझ सकते हैं ना, परमानेंट सोल्यूशन हो गया ये। तो इस तरह के आइडियाज़ हैं। स्वास्थ्य को लेके देखेंगे तो ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य में हमारे जैसे चिन्याली सौड़ में हैं, वहाँ पे जो नर्सेज हैं जो वहाँ पे डिलीवरी करवाते हैं वो बहुत जटिल केसों को भी हैंडल कर लेते हैं, लेकिन उनके सीनियर्स जो डॉक्टर्स होते हैं उनका उनके साथ सपोर्ट नहीं रहता है, इसलिए वो हाथ खड़े कर देते हैं, कई बार वो रेफ़र कर देते हैं। तो हमें पता है कौन वहाँ पे अच्छा काम करता है, कौन खराब, हम उनका मनोबल बढ़ाएंगे, हम आपके साथ हैं। उनके जिस चीज़ की कमी उनके साथ उनके बीच में जाके पूछा जाएगा कि तुम्हें किसकी आवश्यकता है, ठीक है। डॉक्टर्स तो पहाड़ चलने के लिए तैयार ही नहीं, ऐसा नहीं है। देखो वो दिक्कतें भी हैं लेकिन धीरे धीरे आ भी रहे हैं और सपोज़ वहाँ पे नर्सेज हैं तो उनको एक गायनोलॉजिस्ट की आवश्यकता है तो वो वहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा। और जो आवश्यक चीज़ें हैं, देखो जब हम बड़कोट में और चिन्याली सौड़ में उप जिला चिकित्सालय का दर्जा दिलवाएंगे तो वहाँ पे उस तरह के उपकरण, वहाँ पे वो डॉक्टर होना लाजमी है। और हम लोगों का ये भी प्रयास रहेगा कि क्रिटिकल केसों में मरीज़ रेफ़र नहीं होगा, डॉक्टर रेफ़र होगा, उसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। हमने देखा सरकार ने तो कहा कि हम एयर एम्बुलेंस देंगे, लेकिन अभी उत्तरकाशी में पिछले महीने की बात है, एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया था, उनको एयर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। हमने बहुत प्रयास किया, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि बहुत जटिल केसों में जहाँ एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता होगी वो व्यवस्था बनवाई जाएगी और हर हाल में बनाई जाएगी। फिर वो महंगी पड़े सस्ते, इस केस में तो आदमी खुद भी तैयार रहता है खर्च करने के लिए, बस चीज़ें उपलब्ध हो जाए। शिक्षा को लेके मेरा ये प्रयास रहेगा कि इसी साल से यहाँ पे पीजी की कक्षाएं इसी सत्र से संचालित होगी। बिजोटी का जो नवोदय विद्यालय का, मेरे साथ उन नवोदय विद्यालय के बच्चों का सहयोग भी है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है जो वहाँ पे पढ़ा करते थे। आज वो कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई जॉब में है, तो 1 साल के अंदर हम इस बिल्डिंग को तैयार करके देंगे। ये हर हाल में हमने करवाना है। छोटे स्कूल, बड़े प्राइमरी स्कूल हैं, चाहे आपके जूनियर हाई स्कूल हैं, वहाँ पे जो आवश्यक चीज़ें जो होनी चाहिए वो उपलब्ध करवाए जाएंगे और उनकी जो बदहाल स्थिति है उनको भी सुधारा जाएगा। और वैसे भी हमारी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सारी चीज़ों के कार्य के लिए जानी जाती है। बात ये है ना कि आज के दौर में जो है, जो लड़का है ना, वो देहरादून, हल्द्वानी या फिर इन शहरों में आगे की शिक्षा लेने क्यों जा रहा है? क्योंकि उस शिक्षा में एक चार्म भी है। चार्म मतलब खूबसूरती है, उसको पेश करने का तरीका अलग है उस शिक्षा को। उस चार्म को आप यहाँ कैसे पैदा करेंगे? देखिए, हो जाती है सब चीज़ें। देखो, आप पौड़ी में जाएंगे, घुड़दौड़ी इंस्टीट्यूट है, जब बना है तो वहाँ पे चार्म आ चुका है ना। हमारे पास यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र है, अगर हम यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय खुलवा देते हैं सपोर्ट में तो अपना आप तो चीज़ें आएंगी। चिन्याली सौड़ उभरता हुआ शहर है, आपने देखा यहाँ पे एयर स्ट्रिप भी है, यहाँ पे एक धरासू विद्युत ग्रह है, कई सारी चीज़ें हैं। हमारे पास धाम है, यमुनोत्री धाम, और जो 4 धामों में से पहला धाम जब यात्रा प्रारंभ होती तो पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये रूट होता है। आप यमुनोत्री धाम, विधायक जी तो यमुनोत्री धाम के बगल से आते हैं, मैंने देखा है वहाँ पे रास्तों की स्थिति, पार्किंग नहीं है। वो एक सामूहिक विवाह केंद्र की बात करते हैं गंगनानी में, मैं परसों गया था, वहाँ 3-4 शादियाँ थी, मैं उन सबको मिल के आया, काफ़ी सारे लोगों को। तो उसकी आवश्यकता है, वाकई है, लेकिन ये वर्क स्लो मोशन में क्यों चल रहे हैं?
हो ही नहीं रहा वहाँ पे। अभी भी आज बोल रहे हैं मैंने रोडें बनाई है, ये 2-3 गांव ऐसे हैं जहाँ अभी तक रोडें नहीं गई है। तो इस तरह की चीज़ें है, हमारा प्रयास रहेगा, हम बहुत बेहतरीन हमने कहा ना, हम जो चीज़ें हैं उस पर फोकस भी करते हैं। मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है कि, और हम श्रेय की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। जैसे बोलते हैं ना बातें कम काम ज़्यादा आजकल, तो यहाँ क्या हो रहा था अब तक, काम कम और बातें ज़्यादा हो रही थी उल्टी, और बोला ये जा रहा था कि बातें कम काम ज़्यादा। तो इस तरह से रहेगा, हमारी चीज़ों की मॉनिटरिंग रहेगी पूरी। आपने देखा होगा ऑल वेदर रोड ही प्रोजेक्ट चल रहा है। सब लोग मोदी जी के नाम पे वोट चाहिए, भाई मोदी जी के नाम पे वोट चाहिए, तो मोदी जी के काम की मॉनिटरिंग भी तो करनी होगी। परेशान है सब लोग, चिन्याली सॉर्ट, पीपल मंडी, श्यामपुर, उनके रास्ते जगह जगह तोड़े हुए, बनाने कोई सुध नहीं ले रहा है। नागड़ी धनपुर में एक वैली ब्रिज लगना था, बोला गया, उसके लिए उन्होंने मना करा, हम उसके लिए प्रयासरत रहे। आप बाजार में जा रहे होंगे, रास्ते की स्थिति क्या है, जब चीज़ें आवश्यक है तो उनकी मॉनिटरिंग करो ना भाई। विधायक का प्रोटोकॉल बहुत बड़ा होता है साहब, आपको पता है, डीएम से ऊपर होता है, तो आपको उसी लेवल पे सोचना होता ना। ये नहीं कि बस, हमने देखा कोविड के टाइम पे तो वो हमारे कर्मचारी अधिकारी वो लगे हुए थे वो प्रवासियों को लाने में, और दूसरी तरफ जो है विधायक जी के साथ मीटिंगों में ये हुआ करता था कि साहब हमें काम नहीं मिल रहा, हमारा ठेका नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा। यार तुम चीज़ों को समझ क्यों नहीं रहे हो? तो केवल ठेकेदारी की पॉलिटिक्स होती है। देखो मेरा मानना है ठेकेदारी एक प्रतिस्पर्धा का मैं भी उस व्यवसाय से जुड़ा रहा, मेरी भी इलेक्ट्रिकल की फर्म थी फादर की, मैं वहाँ पे काम करता था, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए वो हूँ कि मैंने ठेकेदारी भी ईमानदारी के साथ करी है। भाई ठेकेदारी में सबको काम करने का अधिकार है ना, सब लोग अपना टेंडर डालिए जिसका निकलता। होता क्या है कि जब कांग्रेस का कोई लीडर बनेगा तो आपको वहाँ ऑफिसों में कांग्रेस के समर्थक दिखे, बीजेपी का रहेगा तो बीजेपी। अच्छा, किसी कांग्रेस के आदमी को बीजेपी के टाइम पे गलती से काम मिल जाएगा तो सब विधायक जी के पास चल जाएंगे, साहब वो तो उनका काम हो रहा है, हमारा होना है, कांग्रेसियों को हो रहा है, बीजेपी के नहीं, निर्दलीय होगा। तो इस तरह से तो ये हम तो साफ कहेंगे, हम जैसी जिम्मेदारी मिलेगी हम इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे बिल्कुल। ठेकेदारी का काम वो आपका वैसा काम है, आप अपने हिसाब से अपने लिए काम चुनिए। विधायक निधियों का बंदर बांट होता था, पहली बार दिखेगा क्षेत्र में कि विधायक निधि से कितना काम हो सकता है। इसी सवाल पे आ रहे हैं, और पूरी पारदर्शिता के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कह पाऊंगा, कुछ गांव हैं जहां नहीं मैं जा पाया, लोग चाह भी रहे हैं, बहुत जगह मेरे प्रतिनिधि चले गए हैं। बनने के बाद मेरी ये प्राथमिकता रहेगी, मैं उन गाँव में पहले जाऊँगा जहाँ मैं नहीं जा पाया हूँ। दूसरा, गांव वालों को जिस तरह से हमने आशीर्वाद लिया है, हर काम उनके सामने सामूहिक रूप से उनके सामने रखा जाएगा, उनको पूछा जाएगा कि आपकी समस्या क्या है, कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि होंगे, पूर्व के वर्तमान के जो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, सबके सहयोग से उनको पूछा जाएगा, उनका पूरा सपोर्ट किया जाएगा। अभी बीच में एक आंदोलन हुआ था, चिन्याली गाँव की महिलाओं ने किया था, वहाँ पे विधायक जी गए, 2 आदमी मांग रहे थे, 2 आदमी नहीं। उस दिन मेरे को ख़राब लगा, मैं विधायक तो था नहीं, एक गरिमा होती मैं क्यों बोलता। फिर बोला जाता है कि ये तो नगर पालिका का काम है। अरे भैया नगर पालिका का काम है तो तुम नगर पालिका में वोट मांगने क्यों जा रहे हो? बार बार जाओ नगर पालिका के, बार बार यहाँ से वोट चाहिए ना, तो वोट आपको वहाँ के जनप्रतिनिधि का सपोर्ट तो करना होगा ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इसलिए हमने हिम्मत जुटाई और जनता हमें स्वीकार रही, जनता का हमें आशीर्वाद मिल रहा है। इस क्षेत्र के लोगों ने, इस राजनीति ने हमें घाटियों में बांटने का काम किया, यमुना घाटी, गंगा घाटी। बोला यहाँ का कोई कैंडिडेट उठेगा तो यमुना घाटी से वोट नहीं मिलेगी। इस बार ये चीज़ें भी ब्रेक होगी। देखो हम जब मिल रहे हैं साहब वहाँ पे भी ना, तो हमारी यहाँ की बहनों का ससुराल वहाँ पे है और वहाँ की बहनों का ससुराल यहाँ पे है। जब वहाँ के लोग जब यहाँ आते हैं तो वो बहनें जो वहाँ के लोग आते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका पूरा घर परिवार आ गया। अभी यहाँ पे एक बहन जी हमारे यहाँ, जिनित्या बहन जी, उनके यहाँ से एक देवी की डोली आई थी उनके घर में। हमारे पूरे गाँव के लोग, सब लोगों ने उनका वेलकम किया, वो सम्मान किया। अब हम जब वहाँ गए तो हमारे गाँव की, हमारे क्षेत्र कुछ बहनें थी, उन्होंने स्वागत किया। तो ये चीज़ें केवल ये इस पॉलिटिकल पॉलिटिशियन ने हमें बांटा है, नहीं तो ऐसा नहीं कि स्वीकार। इस बार रिकॉर्ड टूटेंगे, हमें यमुना घाटी से भी अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है और गंगा घाटी से तो मिलना ही है। ये आपका घोषणा पत्र मेरे हाथ में है, माफ़ कीजिएगा। दूसरा पॉइंट है इसमें कि संपूर्ण क्षेत्र की पानी की समस्याओं को ठीक करने के साथ सुचारू रूप से चालू करने हेतु कार्य योजना और त्वरित कार्यवाही। मैं इस पॉइंट पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि पानी की समस्या मैं लगातार गंगोत्री से देख रहा हूँ। हमारी टीम गंगोत्री से भी सर्वे करके आई है। पानी की समस्या हर जगह है और पहाड़ में ये समस्याएं रहती हैं। मतलब ऐसा कैसे कर लेंगे आप कि हर पानी की समस्याओं को ठीक करने के साथ सुचारू रूप से चालू करने हेतु कार्य योजना और त्वरित कार्यवाही, कैसे रोकेंगे आप पानी गाँव की जनता के लिए? आसान है साहब, मैंने कहा अगर आप दृढ़ संकल्प लेके चलते हैं। हमने जब आंदोलन किया तो बहुत खतरनाक चीज़ें थी पानी की,
लेकिन चीज़ें हो रही है, सुधर रही है। पानी पर्याप्त मात्रा में चिन्याली में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ख़राब है। हम लोग काम की मॉनिटरिंग करवाएंगे, हमें पता है कहाँ पे क्या चीज़ है और क्या काम होना चाहिए, किस तरह से। लोग परेशान है, ये ऑपरेटर्स या अन्य लोग क्या करते हैं कि आपको वहाँ से पानी दिलाएंगे, वहाँ ऊपर से, वहाँ से आपके यहाँ ज़्यादा आएंगे, जहाँ एक पाइप लगना वहाँ 10-15 पाइप उनसे खरीदवा देते हैं। तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही ढंग से, कि टैंक से एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जाएगी, जहाँ जितना नज़दीक जिसके लिए होगा, जो सुविधाजनक होगा, उस हिसाब से वहाँ पे पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। और बहुत आसान है साहब, अगर आप केवल काम पे फोकस कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि ना इसको मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए, तब ये चीज़ें होती है। या मेरी क्या पड़ी हुई वो दूसरा आदमी देखेगा, तो हमें तो दर्द है उस चीज़ का, सुधर जाएगी। हाँ बडोनी जी ठीक बोल रहे हैं। जी एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि आप चाहे चिन्याली सॉल्ट में एक सर्वे खुद करवा दो। यहाँ चिन्याली सॉल्ट की जनता ने, हमने सर्वे किया, चिन्याली सॉल्ट की जनता यही कह रही है, जो जो मुख्य चीजें हैं जनता Yes. की, जो युवा है यहाँ का, वो बेरोजगारी से त्रस्त हो गया जी और खास तौर पर हर घर की परेशानी है पानी, और पानी हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है सर। सर, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि चिन्याली सॉल्ट का जो मुद्दा है, पानी का मुद्दा, वो मुद्दा राम मंदिर का जैसे देश का मुद्दा था, धारा 370 का मुद्दा, वैसा मुद्दा हुआ करता था। और ये 22 साल से मुद्दा अटका पड़ा हुआ था, 2000 से। लेकिन मैं जब अनशन पे बैठा था, और जो लोग आज माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी के साथ है या अन्य किसी राजनीतिक दलों से जो चुनाव लड़ रहे उनके साथ है, वो लोग मेरे साथ अनशन पे बैठे हुए थे। मैं यदि गलत हूँ तो वो लोग अभी मुझे सुनेंगे आपके चैनल के माध्यम से, उन्हें इस चीज़ पे बहुत ग्लानि होगी कि वो आज श्रेय की पॉलिटिक्स में चले गए। इस चिन्याली सॉल्ट में पानी का जो मुद्दा था, मैंने पहले भी कहा कि राम मंदिर का मुद्दा जैसा था, उस मुद्दे को भी यहाँ पे हम लोगों ने सबने मिल करके सॉल्व किया है। और कई हद तक जो क्षेत्र में पानी की समस्याएं बनी हुई, वो भी सॉल्व हो सकती है। उसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, और वो आप सब जैसे लोग मिल करके ही, हम लोग मिल करके ही तैयार करते हैं, क्योंकि जो इंजीनियर्स होते हैं उनके पास हर प्रकार का मास्टर प्लान होता है। वो मास्टर प्लान क्या है? मैं बताता हूँ। पानी को लेके एक चीज़ और है। अभी जो इनके आंदोलन में समझौता वार्ता में हमने 3 इंची की लाइन दिलवाई थी, वो 2-4 कनेक्शन थे लोगों के, वो हमने सीधे टैंक में डलवाया। उन्होंने अपने लिए 1 करोड़ 80 लाख के नया टेंडर तुरंत लगवा दिया जल विद्युत निगम ने, और वो लाइन वहाँ से बन रही है। मैंने फिलहाल वो होल्ड करवा रखी। हमने उसकी डायरेक्शन चेंज करवानी है, वो धरासू घाट से आएगी, क्योंकि सारी लाइनें वहाँ से है। वो जब चेंज होते हुए यहाँ से जाएगी, कॉलोनी उन्हीं के पास जाएगी, हम नहीं करेंगे यूज़ उसे। लेकिन हम एक ग्रिड सिस्टम तैयार करेंगे। कैसे? हमारे पास 2 पंप हाउस है। यहाँ की जनता यही वो सवाल रहता है कि नदी तो है, लेकिन हम पानी के लिए क्यों परेशान है। आपने नई टिहरी में देखा, वहाँ तक पानी पहुँचा है। तो इन 2 पंप हाउसों से एक लाइन जो 3 इंची की जा रही है पहले से ही, और एक जो ये नई बनेगी जल विद्युत निगम की, जिसकी हमने डायरेक्शन चेंज करनी है, इन दोनों लाइनों पे इन दोनों पंप हाउसों को हम कनेक्ट कर देंगे। इमरजेंसी केस में कभी जैसे गधेरा आ जाता है, तो इन लिफ्ट स्कीम के माध्यम से हम इन चिन्याली सॉल्ट क्षेत्र में इसको पानी दे देंगे। और जब वहाँ से पर्याप्त मात्रा में पानी होगा या विद्युत की सप्लाई नहीं होती, जैसे हमें रोपाई के टाइम पे दिक्कत होती है, गर्मियों के टाइम पे, तो उस गधेरे के पानी को हम सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एक ग्रिड सिस्टम जनरेट हो जाएगा। और मेन तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इन्होंने अभी तक वो काम नहीं कर पाया। जब हमने 3 इंची लाइन दिलवाई थी, तो हमने ये कहा था जो धरासू से आ रही थी, इसको नागणी धनपुर में दे दो, वहाँ की समस्या का समाधान हो जाएगा। चिन्याली दीदी तो काम नहीं करते, मॉनिटरिंग करेंगे तो काम करेंगे। मैंने तो जब पेयजल मंत्री श्री बिशन सिंह चौपाल जी का कार्यक्रम था, वहाँ पे भी मीटिंग में बोला, लोग जानते हैं मेरे, मैं स्पष्टवादी आदमी हूँ। मैंने कहा साहब, ये जो इस तरह से बोल रहे हैं पानी की व्यवस्था सुधर गई, कुछ नहीं सुधरी है, इस भरोसे मत रहना। सरकार ने तो हर घर नल योजना सब बोलना, देखो मैं बोल तो रहा हूँ, वो बोलते हैं कि बातें कम काम ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ काम कम और बातें बहुत ज़्यादा होती है। मैं बता तो रहा हूँ, काम आप ला रहे हो तो उसकी मॉनिटरिंग करो। चीज़ें क्या होनी चाहिए थी, पहले तो टैंक बनने चाहिए थे, मेन लाइन से पानी आना चाहिए था, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। जो लगे हुए कनेक्शनों पे कनेक्शन करवा रहे तो दिक्कतें तो होगी। अगर आप आते हैं इस विधानसभा सीट से, अगर आप जीतते हैं, तो कितने टाइम में ये काम हो जाएगा? मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो चिन्याली सॉल्ट की व्यवस्था 2 महीने में ठीक करवा दूंगा। 2 महीने? अरे मेरे बनते ही चीज़ें अपना आप ठीक होने लग जाएगी। उन्हें पता है कि सर आपके नहीं, मैं पानी की बात पे आ रहा हूँ। और जो जिस तरह से जो चीज़ें हैं, हमारा ये रहेगा, हम बहुत कम से कम टाइम पे, और समस्याओं का कौन सी समस्या कितनी जल्दी ख़त्म होनी चाहिए, किससे लोग जूझ रहे हैं, हमारा ये प्रयास रहेगा। और हम आपको बताते हैं, अधिकारी कर्मचारी गण भी जानते हैं, क्षेत्र की जनता भी जानते हैं,
हमारे बनते ही बहुत सारी चीज़ें अपना आप सुधरने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हम किसी चीज़ के लिए घबराते नहीं हैं। और दूसरी बात, हम रिस्पेक्ट सबकी करते हैं, चाहे कर्मचारी हो, ऐसा नहीं कि उसने काम नहीं किया तो हम बिल्कुल उसको अंट संट बोलने लग जाए। देखो, वो भी हमारा पार्ट होता है, उसकी चीज़ों को हमें समझनी होती है, मौके सबको देने चाहिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कोई लापरवाही कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो करते हैं। देखो, आत्मसम्मान सबका है, आप किसी को सम्मान देंगे तो करते हैं। कर्मचारी हमारे तो जब हम कुछ भी नहीं है तब भी बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। हम जन समस्याओं को लेकर जब लोगों के बीच में जानते हैं तो वो भी समझते हैं कि ईमानदारी से आ रहे हैं और वो लोग करते हैं। और हम जब चीज़ें बन जाएंगे तो अपना आप चीज़ें सुधरनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिमाग में है। सुमन जी, आपने 10 चीज़ें पढ़ी होंगी, तो आपको क्या लगता है ये चीज़ें कितने वक्त में पूरी हो जानी चाहिए? देखिए, वैसे तो पढ़ी क्या, मैं जब इस चीज़ को तैयार कर रहे थे तो मैं भी इन्हीं के साथ था, और हमारे साथ इस चीज़ को तैयार करने में काफ़ी बुद्धिमान लोग थे शहर के। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि जो व्यक्ति 5 से 7 करोड़ रुपए विधायक बनने के लिए खर्च कर देगा, क्या वो इन चीज़ों पे पहले अमल करेगा? सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी आप पत्रकार लोग हैं, इस विधानसभा क्षेत्र में ये अकेली विधानसभा है जहाँ पे 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं विधायक बनने के लिए। आप इस चीज़ का, आप उत्तरकाशी से भी आए होंगे, वहाँ पे इतना नहीं है जितना खर्चा यहाँ पे किया जा रहा है प्रत्याशियों के द्वारा। तो जो प्रत्याशी 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च कर देगा, और पिछले 1 महीने से शराब से लेकर के, मुर्गा से लेकर के अन्य कई प्रलोभन दे रहा है, नोटों के भी लिफाफे बने हुए हैं। मैं बहुत बड़ा आरोप किसी एक व्यक्ति पर लगा रहा हूँ, बने हुए हैं, इस चीज़ को मैं दावे से बोल रहा हूँ। वो आज या कल में बंटने वाले भी हैं। तो वो व्यक्ति पहले काम करेगा कि उन पैसों को अपने जो खर्च करेगा उनको पहले, कई जगहों से उसने पैसे लिए होंगे, जो 3-4 लोग और लोग भी लड़ रहे हैं, तो वो लोग पहले इन चीज़ों पे ध्यान देंगे नहीं। हमारा जो चुनाव हो रहा है, चावल दाल खा के यहाँ से लोग निकल रहे हैं कार्यालय से, जितने भी हमारे लोग कार्यकर्ता हैं। आम आदमी पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं मनोज कोहली जी, इनके साथ आम आदमी जुड़ा हुआ है। और मैं एक और बात बोल रहा हूँ कि यदि किसी भी व्यक्ति के पास, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के पास, जो मनोज कोहली जी का कार्यकर्ता है, उसके पास शराब मिलती है या शराब बांटते हुए पाया जाता है, तो इस चुनाव को 14 तारीख को हमें कोई वोट ना दे, कोई वोट न दे। अगर हमारा व्यक्ति कोई भी कहीं पे शराब की, उसके मुंह से गंध भी आ जाए, ये हम बहुत क्लीन ढंग से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो जब हम चुनाव बिना खर्चा के लड़ रहे हैं, तो हमें, हमारा उद्देश्य पहले पैसे कमाना नहीं होगा राजनीति में, हमारा उद्देश्य होगा समस्याओं का समाधान करना। और जिन व्यक्तियों ने पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए हैं, वो सबसे पहले उनका उद्देश्य होगा कि जो हमने खर्च किया हुआ है उन पैसों को पहले हमने कमाना है हर हाल में। वो व्यक्ति, कोई भी आम आदमी उनके पास नहीं जा सकता है कि साहब मेरा ये काम था, इसको जरा कीजिए। वो बोलेगा भाई मैं कैसे तेरा काम कर लूँ, तूने 2500 रुपये वोट के लिए ले रखे और 2 महीने तक तूने शराब और मुर्गा खाया है, तो व्यक्ति काम को लेकर कैसे जाएगा? आप देखिए, हमारा एक अहंकार नहीं है। इस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, उनकी समस्याओं के हल करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते थे, आज भी रहते हैं और आगे भी रहेंगे। और ये 10 समस्याएं जो हैं, ये 5 साल में पूर्ण होने का हम वादा करते हैं। ये घोषणा पत्र नहीं है, ये प्रतिज्ञा पत्र है कि यदि ऐसा नहीं होगा तो बीच चौराहे पे आप लोग हमें पकड़ना और उसके बाद पूछना कि भाई घोषणा पत्र तुमने जो दिया था, इस घोषणा पत्र की तुमने कितनी, इस प्रतिज्ञा पत्र की तुमने कितनी बातें सॉल्व की है। बहुत बड़े मुद्दे नहीं साहब उसमें। यदि हमें विद्यालय का भवन का निर्माण करना है तो उसके लिए हमें सरकार के पास जाना होगा, और सरकार के पास हम तभी जाएंगे जब आप विधान सेवक होंगे। विधान सेवक में एक कैबिनेट प्रस्ताव बनेगा, काम क्यों नहीं हो सकते हैं? हमने एक छोटे से पार्षद होते हुए यहाँ पूरे बड़ेती में खेतों में पानी की व्यवस्था की है, तारबाड़ की व्यवस्था की है, इस नगर पालिका परिषद चिनार रिसोर्ट में पानी की समस्याओं का समाधान किया है। तो जब विधायक बन जाएंगे मनोज कोहली जी तो और आसान हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता सर? हो सकता है। एक और चीज़ हम आपसे मनोज भाई पूछेंगे कि बार बार उत्तराखंड में जब से आम आदमी पार्टी ने कॉन्टेस्ट किया है, दिल्ली मॉडल की बात हो रही है कि हम दिल्ली मॉडल लाएंगे। दिल्ली मॉडल आएगा या उत्तराखंड मॉडल अलग बनेगा? देखिए, मॉडल की अगर बात करें तो बेसिक चीज़ें क्या है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सारी जगह क्या हो सकता है। दिल्ली में सुधार हुआ है, जिस आधार पे वहीं अप्लाई करना है, यहाँ भी वही अप्लाई करना है, चीज़ें हो जाएगी, बेसिक चीज़ें हो गई। बड़े स्तर पे और जो चीज़ें हैं वो अपना आप होती रहेगी, जैसे और आवश्यकताएं भी जो घोषणा पत्र में है कि जब तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कोई बेरोजगार युवक को रोज़गार नहीं मिलता, सरकारी सेवा में नहीं जाता, तब तक 5-5 हज़ार रुपये प्रत्येक उस
बेरोजगार युवा को मिलेगा, वो बहुत बड़ी राहत है साहब। लोगों के बच्चों की शादी नहीं हो पा रही साहब, जब जॉब नहीं है। लोग कह रहे हैं चाहे प्राइवेट में हो पर हो, नहीं मिल पा रहा है। हमारे पास इतनी संभावनाएं हैं। देखिए, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल का कॉन्ट्रैक्टर होता है तो उसको 2 ITI वाला बंदा और 1 डिप्लोमा वाला बंदा रखना पड़ता है अपने साथ। होता क्या है, कॉन्ट्रैक्टर उनको दिखा देते हैं, वो पता नहीं कहाँ है, उनको ना सैलरी मिलती ना कुछ नहीं, ऐसे ही चल रहा है। हमारे ये प्रयास रहेगा, कई हज़ारों कॉन्ट्रैक्टर हैं प्रदेश में, मैं अपने यहाँ के सेलेक्ट करके उनको मॉनिटरिंग की जाएगी, भाई तुम्हारे साथ कौन कौन से वो हैं, उनको जो मिनिमम वेजेज मिलना चाहिए उत्तराखंड सरकार की ओर से वो आप देंगे, उनको काम भी दिलवाएंगे। और अन्य जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, चाहे वो सिविल के हो या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को, वहाँ पे भी एक शपथ पत्र देना होता है कि आपके साथ डिग्री वाला 1 आदमी होना चाहिए, डिप्लोमा वाला 2 होना चाहिए। तो भाई उनको रखो ना केवल काम करने के लिए। हाँ, ये ज़रूर देखा जाएगा कि उस कॉन्ट्रैक्टर की उसका टर्नओवर कितना है। कई बार होता है कि जिसके पास काम नहीं होगा तो वो कैसे रख पाएगा। तो ये व्यवस्थाएं बनाने वाली चीज़ हैं। ये ऑपरेटर्स जो लगे हुए हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, उनको पर्याप्त मात्रा में उनको जो है जो उनके संसाधन, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए होते सेफ्टी, वो दिए जाएंगे। और जो उनको एक सम्मानजनक पगार उनको दिया जाएगा। हमारा ये प्रयास रहेगा। हमारे यहाँ पे पावर हाउस है, वहाँ पे हमारे यही मरगांव और आसपास के क्षेत्रों के जो लोग हैं वो लोग वहाँ मशीनों में काम करते हैं, लेकिन उन्हें कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करना होता है। हर बार उनकी जो है वेतन को लेकर वहाँ हड़तालें होते रहते। कई बार, इस बार तो हम उस समझौता वार्ता का हिस्सा बने थे, तो हमने रिक्वेस्ट करके उनकी चीज़ों को समझ के उसको काफ़ी मात्रा में बढ़वाया। हमारा ये प्रयास रहेगा कि उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें वहीं पे जो है नियमित करने का प्रयास किया जाएगा, या उपनल के माध्यम से, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट सीटें बढ़वा के उपनल या अन्य आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ठेकेदार के अंडर में वहाँ उनको नहीं रखा जाएगा। और एक तो अच्छा संकेत है पूरे प्रदेश के लिए, अभी 700 संविदा कर्मियों को दिल्ली में दिल्ली सरकार ने नियमित कर दिया है। तो एक उम्मीद जग गई है। उपनल और तमाम आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से प्रदेश के युवा जो हैं काम कर रहे हैं, दिल्ली से उम्मीद जगी है उनके भविष्य में नियमित होने का। और एक मेरा उस घोषणा पत्र में हमारे संसाधन हम प्रथम का एक हमने वो किया है। तो हमारे ये धरासू विद्युत गृह है, यहाँ पे हमारे यहाँ उत्तरकाशी से सप्लाई आती है। पहले 2 सर्किट आती थी, विद्युत विभाग कर्मचारी दूसरे सर्किट पे काम नहीं करते हैं, एक कमान से सर्किट आते हैं, उस पर उन्हें पैसे खर्च हो रहा है लेकिन आ नहीं रहे, वो चालू नहीं है। तो ये था एक ग्रिड सिस्टम था विकल्प के रूप के, यहाँ की सप्लाई फेल होगी तो दूसरे से देंगे। यहाँ के आपने देखा होगा इस क्षेत्र में आप किसी से पूछेंगे 3-3, 4-4 दिन तक कई बार सप्लाई यहाँ फेल हो जाती है। तो हमारे यह प्रयास रहेगा यहाँ पे 220/33 का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर यहीं पे एक सब स्टेशन तैयार किया जाएगा। एक सर्किट आपकी बड़कोट और अन्य हो सकता है उपरोला तरफ भी जाए, वहाँ के लिए जाएगा, और एक आसपास के क्षेत्रों के लिए अपना ये दचली गमरी चिन्याली सौड़ का जो एरिया है, तो जो एक विद्युत की बहुत बड़ी समस्या है वो शॉर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर जो है 11 kV की कॉलोनी के लिए लाइन जा रही है। धरासू, बड़ी थी, चिन्याली सौड़ खेतों से होते नागड़ी में बहुत सारे मकानों के हर समय खतरा मंडराता रहता है। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है MBCC, मीडियम वोल्टेज कवर कंडक्टर, इंसुलेटेड वायर होती है, अभी तक ओपन कंडक्टर चल रहा है। तो हम उसको डलवाएंगे ताकि उनका वो खतरा कम हो जाए, वो अपनी छतों पे जा पाएँ, या किसी को अपना डबल स्टोरी बनाना है तो वो ये तो हमारे ये प्रयास रहेगी 6 महीने में ये चीज़ें हो जाएगी। ये तो उस घोषणा पत्र में जो चीज़ें हैं रोजगार से लेके सभी चीज़ों का हमारा इस चीज़ को लेके हम इस मैदान में आए हैं काम करने के उद्देश्य से, इसीलिए मैंने उस पार्टी आपने अपनी एक टाइम लिमिट बना रखी है कि इतने वक्त में बिल्कुल ये काम होना है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है जो है नहीं, लेकिन वो दिमाग में चल रही है, ये काम भी होना है। पर ये 10 मुख्य बिंदु हैं। हाँ, और उस पर एक और चीज़ें हैं कि हम प्रत्येक गांव को स्मार्ट गांव बनाएंगे, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वहाँ की मॉनिटरिंग करवाएंगे। आप इससे ही कल्पना लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति 15 दिन में चुनाव में फाइट में आ चुका है तो वो काम को हल्के में लेने वाला नहीं है। इसी सवाल पे आ रहा हूँ मैं। जो हमने दरअसल सर्वे किया तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। मैं दरअसल रिवील भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। मैं पहली बार पहाड़ में देख रहा हूँ, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं कि पहाड़ में भी एक है लोगों के बीच में, और लोग समझ रहे हैं, बहुत समझदार वोटर है यहाँ का। लेकिन जो आपको टक्कर मिल रही है ना, वो मिल रही है बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी से। मिस्टर डोभाल जी हैं, तो अब आपके पास वक्त तो बहुत कम रह गया है, कैसे इस चुनौती से पार पाएंगे आप? मैंने कहा ना, इस समय केवल काम की पॉलिटिक्स होगी और जनता हमें स्वीकार रही है।
खुद बीजेपी के समर्थक लोग भी त्रस्त हैं इस समय, क्योंकि वो भी उस सम्मान के साथ नहीं जा पा रहे पब्लिक के बीच में। देख रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, और मैं इसीलिए हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं लज्जित नहीं होना चाह रहा था, और मैं चीटिंग भी नहीं देख पाता हूँ कि लोग साथ में तो रहेंगे लेकिन उस भाव से नहीं है, इसलिए मैंने अपने आप को किनारे कर दिया। निर्दलीय प्रत्याशी जो है, मैंने पहले भी कहा है, यदि वो आम आदमी पार्टी के हिस्सा होते तो शायद उनको कोई हरा नहीं पाता, तो उन्हें वो अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाए, और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस का पूरा जो है सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है, वो ब्रेक हो गई है चीज़ें। तो इस तरह से है चीज़ें, और अब मैं ज़्यादा किसी के बारे में, मेरी खुद से फाइट है और जनता हमें स्वीकार रही है। मैंने विकल्प के तौर पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो क्षेत्र में केवल विकास चाहता है, बच्चों के लिए रोजगार चाहता है, अच्छी स्वास्थ्य चाहता है, शिक्षाएं चाहता है, और अभी जो लोग, लगभग सभी गांव हैं जहां बीच में जो आपदा आई थी, किसी के आंगन और रास्ते जो हैं खिसक रखे हैं, दैवीय आपदा में तुरंत काम होना था वो हुआ नहीं, और अपने अपने चहितों काम हो रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम लोग मैदान में उतरे हैं, और लोग समझते हैं कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, और जनता में हमारी स्वीकार्यता है, हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई लोग हमारे लिए बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम देखेंगे। कई लोग बोल रहे हैं कि आप लेट हो गए हैं। जिस दिन नामांकन अन्य प्रत्याशियों का था उसी दिन ही मनोज कोहली जी ने नामांकन करवाया, और जिस दिन अन्य प्रत्याशियों को वोट पड़ने हैं, जिस दिन उनका वोटिंग होना है, उसी दिन ही मनोज कोहली जी का ही वोटिंग होना है। तो लेट तो शायद नहीं हुआ है, जनता लेट ना हो जाए 5 साल और, क्योंकि 5 साल तो यहाँ की जनता त्रस्त रही थी, और 5 साल जनता और त्रस्त ना रहे, इसलिए हम जनता से निवेदन करते हैं आपके राज्य समीक्षा की टीम की ओर से और आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके, कि जो जनता 5 साल तक अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चुन के, वो जनता आगे भी अपने आप को 5 साल तक ठगा महसूस ना समझे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो हाल आज इस समय 5 साल तक जनता ने झेला है, वही अगले 5 साल तक न झेलना पड़े। अगले 5 साल मनोज कोहली जी को देने का जनता से हम लोग निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। एक अपील मैं करना चाहूँगा। देखो, अब 2 दिन 13 तारीख का जो दिन होता है, वो यहाँ की भाषा में काली रात्रि मनाते हैं लोग, आपको पता है। यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो मैं इस बार पूरे यमुनोत्री विधानसभा, पूरे प्रदेश की माताओं से और बड़े बुजुर्गों से, उन युवाओं से जिनको रोजगार चाहिए, मैं ये चाहूँगा कि काली रात्रि वो मनाएं इस बार। वो लोग मुस्तैद रहें, किसी को गांव में इस तरह से ना आने दें। अपने परिवारजनों को, अपने जो भी हैं उनको बोलो किसी की दारू वारू नहीं पीना है, घर में रहो, कहीं नहीं जाना है, बच्चों के भविष्य के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। इस काली रात्रि के चक्कर में 5 साल तक लोगों की रातें काली हो जाती है, चौपट हो जाता है भविष्य। आप देख रहे हैं आज रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? इसी वजह से, इस काली रात्रि के चक्कर में। काली रात्रि से पहले जो जिसने खा लिया वो खाओ। पैसे पहले बट गए, इस बार रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे बांटने, ये तो खरीदना हुआ ना साहब। तो मतदाता का अपना सम्मान होना चाहिए, उसको सम्मानजनक ढंग से उसके पास जाओ। इस तरह से मैं यही कहना चाहूँगा पूरी यमुनोत्री विधानसभा और पूरी प्रदेश की जनता से कि काली रात्रि का हिस्सा आम जनमानस बने। गांव में शराब हो या अन्य चीज़ें हैं जो प्रलोभन की चीज़ें हैं, वो ना आए, और आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काली रात्रि आप लोग मनाएं। आप अपने घरों में रहें, एक दिन सोए ना, बाहर रहें सब लोग। जैसे इसको वास्तविक जो नवरात्रों के काली रात्रि होते उस तरीके से मनाओ, यही मैं वो करूँगा। तो दरअसल हमारा आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी से इंटरव्यू लेने का मकसद ही यही था। हम दरअसल जानना चाहते थे कि वास्तव में क्या काम चल रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं। और यहाँ का जो सर्वे था वो भी यही कह रहा है कि लगभग टक्कर में है। हम कुछ फाइनल तो हम नहीं बता सकते हैं, वो तो रिजल्ट का दिन ही बताएगा। तो इस वजह से, क्योंकि बड़ा रोचक हो चला है उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव, और इस बार क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल हमारे साथ मनोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद, सुमन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़े थे। आपने सुने हैं इनके मुद्दे क्या हैं, इनका विजन डॉक्यूमेंट क्या है, इनकी दिमाग में क्या क्या हैं जो यहाँ की समस्याओं से निजात पाने के लिए। तो अगर जो आपको सही लगता है वो तो आप पर ही डिपेंड करता है, लेकिन हमारा कहना यही है, वोट ज़रूर दीजिएगा। वोटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतदान एक लोकतंत्र का पर्व होता है, उसमें ज़रूर शामिल हो जाइएगा। और फिलहाल राज्य समीक्षा के लिए मैं मिथिलेश नौटियाल, धन्यवाद।